क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर हम कर रहे थे प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन प्रक्रिया एवं आधार। पार्ट नंबर 2 पर हम आते हैं। टॉपिक हमारा है लेखांकन प्रक्रिया या अकाउंटिंग प्रोसेस। लेखांकन प्रक्रिया का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें सारे ऐसी ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है जो कैसे संबंधित होती हैं। गैर वित्तीय लेन देन जो कैसे संबंधित नहीं होते हैं उनको हम अकाउंट की किताबों में नहीं लिखते हैं। इसी लेखांकन की प्रक्रिया का प्रथम जो कदम होता है उसमें लेन देनों को पहचान की जाती है। पहचाना जाता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन को लिखना है और कौन सी को नहीं लिखना, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस। जिसको हम पहचानते हैं, देखते हैं, उसको फिर अकाउंट्स की किताबों में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस को हमने लिखना है तो ऐसे नहीं लिखते थे कि जैसे मन में आया इसको लिख दो तो लिख दो, बल्कि किसी डॉक्यूमेंट के आधार पर, किसी कागज़ के आधार पर, किसी फॉर्मेट के रसीद के आधार पर हम एंट्री करते हैं। बिना प्रूफ के कोई भी एंट्री नहीं की जाती। तो जिन कागज़ों के आधार पर हम एंट्री को करते हैं कि ये प्रूफ है भाई हमने ये सामान बेचा है, ये प्रूफ है हमने ये सामान ख़रीदा है, ये प्रूफ है हमने पैसे दिए हैं, लिए हैं, उन कागज़ों को हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मूल प्रलेख या सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं, या रसीद हो गई, कोई बिल हो गया, ये सारे ऐसे कागज़ हैं जो कि इस बात का प्रूफ होते हैं कि हमने ये ट्रांजैक्शन की है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट में कौन से आ सकते हैं? जैसे कैश मेमो, जिसको हम रोकड़ पर्ची बोलते हैं। हमने अगर सामान ख़रीदा है तो हमने कैश पेमेंट की होगी, उसके बदले में कैश मेमो रसीद हमको मिली होगी। परचेज इनवॉइस, सामान ख़रीदने के बदले में हमें इनवॉइस मिला होगा। विक्रय इनवॉइस, सामान बेचने के बदले में बीजक की इनवॉइस हमको मिला होगा। जमा पर्ची, पे स्लिप हमें मिली होगी। तो पे स्लिप जब बैंक में हम पैसा जमा करवाते हैं, जो फॉर्म भरते हैं, उसकी काउंटरफॉइल पे स्लिप कहलाती है। चेक बुक के द्वारा हम पेमेंट करते हैं। पासबुक हमारी बैंक में जो पैसा जमा है, हमने निकाला है, उसका प्रूफ होता है। तो ये सारे जो कागज़ होते हैं, जो प्रूफ होते हैं, जहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन हमारे को मिलती है और उस इन्फॉर्मेशन को अकाउंट की किताबों में लिखते हैं, उनको हम मूल प्रलेख या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट का से जो लेखा होता है, लिखना होता है, सबसे पहले हम वॉचर्स में इसको लिखते हैं और वॉचर में लिखने के बाद फिर इससे हम जर्नल में एंट्री को करते हैं। तो अब हमारी जब लेखांकन की प्रक्रिया या अकाउंटिंग प्रोसेस की हम बात करें तो ये इसमें कुछ स्टेप्स आते हैं, 2-3। तो पहला स्टेप आता है जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रथम अवस्था, फर्स्ट स्टेज। वो होती है प्रारंभिक लेखा की पुस्तकें या बुक्स ऑफ द ओरिजिनल एंट्री। प्रारंभ में जिन किताबों में एंट्रियाँ की जाती हैं उसको प्रारंभिक लेखा की पुस्तकें कहा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे ये सोर्स डॉक्यूमेंट हैं या वॉचर्स हैं, वो सोर्स डॉक्यूमेंट से हम वॉचर पर एंट्री करते हैं। वॉचर को हम कहते हैं प्रमाणक। आगे डिटेल में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रमाणक में एंट्री करते हैं और उससे फिर हम अपने अकाउंट की पहली किताबों में एंट्री करते हैं। तो अकाउंट की जो पहली हमारी किताबें होती हैं, हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में, वो होती है जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। जर्नल को रोजनामचा बोलते हैं और सब्सिडरी बुक्स को सहायक बहियाँ बोलते हैं। तो प्रथम अवस्था होती है किसी भी ट्रांजैक्शन को वॉचर्स के आधार पर और मूल प्रलेख या सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में एंट्रीज़ को करना। सेकंड स्टेप हमारा जो आता है, जिसको हम कहेंगे द्वितीय अवस्था, सेकंड स्टेज हमारी है, वो हमारी होती है वर्गीकरण करना या क्लासिफिकेशन करना, जिसको हम लेजर भी बोलते हैं। जो एंट्रीज़ हम लोगों ने जर्नल में की हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं और लेजर में उसको अलग अलग अकाउंट्स में बांट करके लिखते हैं। क्योंकि उसमें बांट करके लिखा जा रहा है तो उसको हम वर्गीकृत करना या क्लासेस में बांट करके लिखना। वर्ग होते हैं क्लासेस, उसमें बांट करके लिखा जाता है। तो हमारी जो लेजर बुक होती है उसको हम बुक ऑफ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं, क्योंकि अकाउंट्स बनाने की सबसे पहली किताब यही होती है। इसी में अकाउंट बनाए जाते हैं। जर्नल में तो केवल एंट्रियाँ की जाती हैं। तो समस्त लेन देनों को वर्गीकृत करके हम लेजर में लिखते हैं। एक जैसी प्रकृति या नेचर की जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे राम का अकाउंट है, राम की सारी ट्रांजेक्शन राम के अकाउंट में चली जाएंगी। परचेज़ का अकाउंट है, परचेज़ की सारी ट्रांजेक्शन परचेज़ के अकाउंट में इकट्ठी हो जाएंगी। तो अलग अलग व्यक्तियों इस लेजर के द्वारा हम सभी व्यक्तियों के अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। संपत्ति एसेट्स के अकाउंट बनाते हैं, दाय लायबिलिटी दायित्व के अकाउंट बनाते हैं, आय अलग अलग इनकम की अकाउंट बनाते हैं, व्यय खर्चों के अकाउंट बनाते हैं। तो सबके अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं और फिर इन लेजर के अकाउंट्स को हम टोटल करते हैं, बैलेंस निकालते हैं और उसके आधार पर फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाकर अकाउंट की शुद्धता, एक्यूरेसी को चेक करते हैं कि अकाउंट हमारे सही बने या नहीं बने।
अब जब हमने लेजर बना लिया, ट्रायल बैलेंस बना लिया, तो उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप या थर्ड स्टेज आती है जिसको हम बोलेंगे तृतीय अवस्था। वो है सारांश बनाना या अंतिम खाते तैयार करना, समरी और द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। अब जब लेजर अकाउंट हमने बना लिए तो लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं। तो हमने पढ़ा था, जो अकाउंटिंग साइकिल हमने पढ़ा वहाँ हमने देखा ट्रांजैक्शन होता है, जर्नल होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट। तो अब हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। फाइनल अकाउंट क्या होते हैं? पूरे जो अकाउंट्स की किताबों में हमने जितने भी एंट्रियाँ लिखी, जितनी भी ट्रांजैक्शन को नोट किया, उन सब का ये सारांश निचोड़ होता है, समरी होती है। तो सामान्यतः जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं 6 महीने में एक बार बनाए जाते हैं, वर्ष में एक बार बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें जो फाइनल अकाउंट्स में जो पार्ट्स हमारे आते हैं जनरली वो हमारे होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये इसके आधार पर तैयार करते हैं और इनके बनाने का जो बेस होता है वो होता है हमारा प्रॉफिट या लॉस का पता लगाना, लाभ या हानि का पता लगाना और वित्तीय स्थिति का पता लगाना। वित्तीय स्थिति मतलब हमारी कंपनी की धन की स्थिति क्या है, एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन क्या है, या अन्य उपयोगी सूचनाएं भी इसके द्वारा हमारे को प्राप्त होती हैं। अब जब हमने फाइनल अकाउंट्स बना लिए थर्ड स्टेज में, अब उसके बाद में फोर्थ स्टेज हमारी आती है जिसको हम चतुर्थ चरण बोलते हैं। यह है विश्लेषण या खातों का निर्वचन। विश्लेषण होता है एनालाइज तो ये आ गया एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द अकाउंट्स। एनालाइज करना, विश्लेषण करने का मतलब होता है गहराई से जांच पड़ताल करना। और इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स जिसको हम खातों का निर्वचन बोल रहे हैं, इंटरप्रिटेशन होता है फिर जांच पड़ताल करने के बाद में उसके बारे में बताना। टू इंटरप्रेट मीन्स टू से समथिंग अबाउट एनीथिंग इन डिटेल, ठीक है। तो डिटेल में हम इसको बताते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स जो हमने प्रिपेयर कर लिए, अब अगला स्टेप हमारा चौथा क्या था, यहाँ पर हम फाइनल अकाउंट्स का गहराई से अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे उसको, और उसके बेस पर कुछ निष्कर्ष या डिसीजंस निकालेंगे। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे जो इनकम है, आय, जो व्यय है, हमारे एक्सपेंडिचर, बिक्री, हमारी सेल, ये बढ़े हैं या कम हुए। अगर हमारी सेल बढ़ गई या हमारी सेल कम हो गई, खर्चे बढ़ गए, तो उसका कारण क्या होगा, इसके कारणों की जांच पड़ताल की जाती है और इसके आधार पर भविष्य की योजनाएं बनाई जाती हैं। अगला हेडिंग हमारा आता है लेखांकन के आधार और बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग। इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के हिसाब से ये कि लेखांकन के आधार इसके दो बेस होते हैं जिसके बेस पर हम अकाउंट्स बनाते हैं। ए पार्ट हमारा पहला है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का रोकड़ आधार। अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अकाउंट्स बना रहे हैं, ये इस विचारधारा के मानने वाले व्यक्ति जो हैं वो ये कहते हैं कि अकाउंट्स में केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को लिखा जाए जो कैश की होती हैं। अगर हमें कैश प्राप्त हुआ तो उसे लिखो, अगर हमने कैश दिया तो उसे लिखो। अगर कैश नहीं प्राप्त हुआ, नहीं दिया, तो उसे मत लिखो। बिना कैश की कोई भी ट्रांजैक्शन इसमें नहीं लिखी जाती। तो ये जो मेथड होता है इसके कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियाँ भी हैं। तो इसमें सबसे बड़ी कमी जो होती है वो ये कि इस मेथड के अनुसार विभिन्न वर्षों के अकाउंट्स की तुलना नहीं की जा सकती। क्योंकि होता ये है कि एक साल के जो खर्चे होते हैं वो दूसरे साल में, जैसे मान लो कि इस साल हमने किसी के पैसे देने थे, मान लो हमने कोई चीज़ खरीदी, मशीन खरीदी हमने, तो पैसे देने थे, हमने कहा चलो मैं 1 महीने के बाद देता हूँ, और 1 महीने के बाद अगला साल आ गया। तब हमारे अकाउंट की किताबें ये बताएंगी कि पेमेंट अगले साल में हुई है, तो खर्चा वो अगले साल में दिखाया जाएगा, जबकि वास्तव में खर्चा किस साल का था, इस साल का था। तो एक साल के खर्चे, एक साल के लाभ दूसरे वर्ष में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इस मेथड में कोई एडजस्टमेंट्स भी नहीं होती हैं। एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं फाइनल अकाउंट में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के एडवांटेजेस या फिर रोकड़ आधार पर लेखांकन के लाभ क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट लाभों का आएगा, ये विधि सरल है और वास्तविक है। दिस मेथड इज़ रियल एंड सिंपल। ये मेथड सिंपल है और आसान भी है और रियल भी है, मतलब वास्तविक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वास्तव में कैश आया हमने वही लिखा, जो कैश आया नहीं उसको हम लोगों ने नहीं लिखा। तो सेकंड पॉइंट है इस विधि में, ये विधि जो होती है पेशेवर व्यक्ति जैसे वकील हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, डॉक्टर्स हो गए इत्यादि के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है। दिस मेथड इज़ सूटेबल फॉर द प्रोफेशनल पर्सनस लाइक द एडवोकेट, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा। क्योंकि ये जो व्यक्ति होते हैं इनका सारा ही बिजनेस जो होता है वो कैश बेस पर होता है, कैश पर ही, नकद उधार इनका नहीं होता। तो इसके लिए ये कैश बेसिस जो है वो इनके लिए सूट करेगा। थर्ड पॉइंट आ गया, इस विधि में अनुमान और व्यक्तिगत निर्णयों का प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। एस्टिमेट्स एंड द पर्सनल डिसीजंस आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस मेथड। अनुमान हमें नहीं लगाना, व्यक्तिगत डिसीजन भी नहीं लगाना, बस केवल ये देखना है कैश आया कितना आया, लिखो, बात ख़त्म।
एस्टीमेट की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पर। अगला टॉपिक आ गया रोकड़ आधार पर लेखांकन की हानि और डिसएडवांटेजेस ऑफ द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तब इसमें हानियाँ क्या है, और पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा, इस विधि के द्वारा लाभ हानि वित्तीय स्थिति की सही जानकारी नहीं हो जाती। सही जानकारी हमें नहीं होती कि वास्तव में कितना लाभ हुआ, वास्तव में कितनी हानि हुई, वित्तीय स्थिति हमारी कैसी है, कैसे, क्योंकि अभी हमने कहा भाई किसी के पैसे देने थे, मैंने कहा अगले महीने दे देता हूँ मैं आपको पैसे, पैसे अभी देने थे, खर्चा तो अभी का है, पर अगले महीने दे रहा हूँ और अगले महीने में अगला साल आ गया, तो इसका मतलब वो खर्चा कैश कब पे किया हमने, अगले साल, तो वो तो अगले साल में शो हो जाएगा, जबकि खर्चा वास्तव में किस साल का है, इस साल का। इससे हमारे को लाभ हानि की सही जानकारी नहीं हो पाती। एक्चुअल पोजीशन ऑफ द प्रॉफिट लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन कांट बी असर्टेन्ड बाय दिस मेथड। सेकंड पॉइंट है, एक वर्ष की तुलना दूसरे वर्ष से नहीं की जा सकती। परफॉर्मेंस कांट बी कंपेयर्ड विद द प्रीवियस ईयर। कारण ये होता है कि एक साल का खर्चा दूसरे में चला गया। तीसरा पॉइंट हमारे को दिया गया, एक वर्ष की आय व्यय की दूसरी अवधि में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, हस्तांतरित हो जाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर में बी ट्रांसफर टू द अदर ईयर। तो इसमें क्या होगा कि एक साल का खर्चा था दूसरे में चला गया, तो सही जानकारी तो हमें नहीं मिल पाई इससे। चौथा पॉइंट है, पूंजीगत और आयगत मदों में अंतर नहीं किया जाता। डिस्टिंक्शन कांट बी मेड बिटवीन द कैपिटल एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो इसमें आइटम्स, तो इसमें क्या होता है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कुछ खर्चे होते हैं जो थोड़े अमाउंट के होते हैं, उनको हम बोलते हैं आयगत या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो कुछ खर्चे होते हैं जो बहुत बड़े अमाउंट के होते हैं, उनको हम बोलते हैं पूंजीगत या कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे हमने पढ़ा कि फाइनल अकाउंट्स में अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा होता है, उसमें छोटे छोटे खर्चे आते हैं। ठीक है, और जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसमें बड़े बड़े खर्चे आते हैं। तो वहाँ पर हम छोटे खर्चों को अलग अकाउंट में लिखते हैं, बड़े खर्चों को अलग अकाउंट में लिखते हैं। ये जो मेथड होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें छोटे बड़े खर्चों की बात ही नहीं की जाती। इसमें तो बोला जाता है कैश मिला लिख दो, कैश दिया लिख दो, बड़ा है छोटा है उसको हम ध्यान नहीं रखते। तो इसमें आयगत और पूंजीगत में कोई अंतर नहीं किया जाता। फिफ्थ पॉइंट है, इस पद्धति में मिलान सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता। मैचिंग प्रिंसिपल इज़ नॉट फॉलोड इन दिस मेथड। जैसे एग्जांपल ये है कि मशीन हमने ख़रीदी है, तो इस मशीन से अब क्या होगा कि ये मशीन 5-10 सालों तक यूज़ होगी। तो 5-10 सालों तक इसका खर्चा हम डाल सकते हैं, क्योंकि अगर 5-10 सालों तक खर्च यूज़ होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका खर्चा भी हम 5-10 सालों तक डाल सकते हैं। तो कैश बेसिस में क्या हुआ, मशीन इस साल हमने खरीदी है तो हम सारा का सारा खर्चा इसी साल डाल देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे को दिया गया 6 पॉइंट है, इसमें लाभों में हेरा फेरी की संभावनाएं रहती हैं। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन आर देयर। यहाँ पर हेरा फेरी हो जाती है क्योंकि हम केवल कैश बेस लेते हैं। हम उसको, अगर हमने कोई लाभ कमाया है तो हम उसको बोलते हैं, अगर हम नहीं दिखाना चाहते हम उसको बोलते हैं कैश में अगले महीने लेता हूँ आपसे। तो कैश बेसिस है इसलिए वो अगले महीने या अगले साल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। 7 पॉइंट है, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 जो है इसको मान्यता नहीं देती। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 डज़ नॉट अप्रूव दिस मेथड, डज़ नॉट गिव अप्रूवल टू दिस मेथड। वो इसको मान्यता नहीं देता, वो कहता है कि भाई अर्जित आधार जो है वही सही है। तब हम पढ़ते हैं अर्जित आधार या लेखांकन का अर्जित आधार या अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या चीज़ है। तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की यदि हम बात करते हैं, आज डिस्कस करें हम उसको, ये क्या चीज़ होती है, इसका मतलब होता है कि जिस साल की जो वास्तव में लाभ है उसको उसी साल दिखा दो, और जो जिस साल की हानि है उसको उस साल दिखा दो। ठीक है, तो जो जिस साल का लाभ है उस साल ही आना चाहिए, चाहे उसका पैसा दिया है या नहीं दिया। जो जिस साल का लाभ है, चाहे मिला है नहीं मिला, उसको फिर दिखाओ। ठीक है, तो लेखा वर्ष के सभी आय व्यय उसी में लिख दिए जाते हैं, चाहे वो वास्तव में प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसके बाद है, इसमें एडजस्टमेंट्स भी की जाती हैं। एडजस्टमेंट के बारे में फाइनल अकाउंट में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर सही लाभ या हानि के बारे में हमें पता चलता है। तो अगला टॉपिक हमारा आ गया अब अर्जित आधार, इसको हम कहते हैं अर्जित आधार के लेखांकन के लाभ और एडवांटेजेस ऑफ द अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग या अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग हमारा जो है इसके लाभ क्या हैं। तो पहला पॉइंट इसमें दिया गया, इस विधि में निश्चित अवधि का सही लाभ हानि और वित्तीय स्थिति का पता चल जाता है। ट्रू एंड द फेयर पोजीशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉसेस फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी असर्टेन्ड। इस विधि के द्वारा हमें ये पता चलता है कि वास्तव में कितना लाभ हुआ, वास्तव में कितनी हानि हुई, और वास्तव में हमारी कंपनी की वित्तीय स्थिति, धन की स्थिति किस प्रकार की है, क्योंकि जो इस साल का एक्चुअल लाभ हानि है वही हम इसमें लिखते हैं। दूसरा पॉइंट है, एक व्यापारिक अवधि की तुलना दूसरी अवधि से की जा सकती है। एक साल की लाभ हानि की तुलना हम दूसरे साल के साथ कर सकते हैं, क्योंकि जिस साल के लाभ थे उसी में है, दूसरे साल में नहीं जाते। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा आ गया अब अर्जित आधार, इसको हम कहते हैं अर्जित आधार के लेखांकन के लाभ और एडवांटेजेस ऑफ द अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग या अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग हमारा जो है इसके लाभ क्या हैं। तो पहला पॉइंट इसमें दिया गया, इस विधि में निश्चित अवधि का सही लाभ हानि और वित्तीय स्थिति का पता चल जाता है। ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉसेस फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी असर्टेन्ड। इस विधि के द्वारा हमें ये पता चलता है कि वास्तव में कितना लाभ हुआ, वास्तव में कितनी हानि हुई, और वास्तव में हमारी कंपनी की वित्तीय स्थिति, धन की स्थिति किस प्रकार की है, क्योंकि जो इस साल का एक्चुअल लाभ हानि है वही हम इसमें लिखते हैं। दूसरा पॉइंट है, एक व्यापारिक अवधि की तुलना दूसरे अवधि से की जा सकती है।
तो एक्चुअल लाभ हानि यहाँ पर है, तो इसलिए हम तुलना भी कर पाएंगे। कंपैरिजन ऑफ वन अकाउंटिंग पीरियड विद द अदर पीरियड में बी डन है। थर्ड पॉइंट हमारा है, जिस अवधि की आय होती है उसी अवधि में उसे दिखाया जाता है, चाहे वे कभी भी प्राप्त हुई है। जिस साल की इनकम है हम उसे उसी में दिखाएंगे, चाहे वो किसी भी साल हमको मिली थी। ठीक है, तो इनकम इज शोन इन द ईयर टू विच इट बिलोंग्स इरिस्पेक्टिव द मैटर वेन एवर इट हैज़ बिन रिसीव्ड। कि हमें चाहे अगर लाभ इस साल का है तो हम उसे इस साल दिखाएंगे, चाहे मिला वो अगले साल है, पर जिस साल का है उसी साल एक्चुअली दिखाया जाता है। अगला पॉइंट इसमें है हमारा फोर्थ पॉइंट, व्यय को भी उसी अवधि में दिखाया जाता है जिससे वे संबंधित होते हैं। एक्सपेंसेस आर शोन इन द पीरियड टू विच इट बिलोंग्स। पांचवा पॉइंट है, यह लेखांकन के मिलान सिद्धांत का पालन करता है। इट फॉलोज द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंटेंसी। मिलान सिद्धांत का पालन कि भाई जिस साल के खर्चा है उस साल दिखाना है, उससे ज़्यादा खर्चे से ज़्यादा लाभ जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, खर्चा ज़्यादा नहीं होना चाहिए इत्यादि। ठीक है, उसके बाद है अगला, इस विधि में लेखांकन करने से विभिन्न वर्षों की लाभ हानि की गणना में एक रूपता बनी रहती है। ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूनिफॉर्मिटी इज मेंटेन्ड फॉर द वेरियस ईयर्स रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता होती है, सभी अकाउंट एक ही तरीके से यहाँ पर बनते हैं, अलग लाइन नहीं होती क्योंकि मेथड एक ही है। अगला है, इस आधार को भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 मान्यता प्रदान करता है। दिस मेथड इज अप्रूव्ड बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब इसके कुछ कमियां भी हैं। तो अर्जित आधार के लेखांकन की हानि और डिसएडवांटेजेस ऑफ द अक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें कमियां या हानियां क्या हैं? और पहला पॉइंट है, यह विधि उतनी आसान नहीं है जितनी रोकड़ आधार के करने का ढंग होता है। दिस मेथड इज़ नॉट सो सिंपल एज द कैश बेसिस। कैश बेसिस वाला मेथड, उसमें हमने देखा कैश आया लिख दो, गया तो लिख दो। यहाँ पर बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी है, देखना है किस साल का खर्चा है, कहाँ का खर्चा है, कहाँ पर डालना है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। सेकंड है, इसमें अनुमान और व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग किया जाता है। इसमें एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं और व्यक्तिगत निर्णय लिए, पर्सनल डिसीजन लिए जाते हैं, कितना डेप्रिसिएशन लगाना है उसका एक अंदाज़ा लगाया जाता है, कितने बैड डेप्ट हो सकते हैं तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है। सो एस्टिमेट एंड द पर्सनल जजमेंट आर यूटिलाइज फॉर द अकाउंटिंग पर्पस। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लेंगे कि अब ये दोनों मेथड जो हमने पढ़े हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इन दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर की यदि हम बात करें तो उसको हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि पूरा पॉइंट दिख जाए आपको। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा लेन देन का लेखांकन, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, लेखांकन का रोकड़ आधार, इसमें कैश लेन देन ही लिखे जाते हैं, उनका ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। अर्जित आधार का लेखांकन या अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग जो होता है, इसमें कैश और उधार, रोकड़ और उधार दोनों ही ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है। कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड हियर। सेकंड पॉइंट है, आयों का लेखांकन और रिकॉर्डिंग ऑफ द इनकम्स। इनकम मतलब लाभ वगैरह, वही आय इसमें लिखी जाती हैं जो नकद में प्राप्त हुई हैं। कैश बेसिस की बात करें, ऑल इनकम रिसीव्ड इन कैश आर रिकॉर्डेड ऑन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अर्जित आधार का लेखांकन की बात करें, अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें, तो समस्त आय लिखी जाती हैं इसमें, चाहे वो हमको प्राप्त हुई है या नहीं हुई, चाहे कैश मिला है या नहीं मिला, उसे लिखा जाता है। ऑल इनकम्स आइदर रिसीव्ड इन कैश और नॉट आर रिकॉर्डेड इन हियर। उसके बाद में आते हैं थर्ड पॉइंट पर, जो है व्ययों का लेखांकन और रिकॉर्डिंग ऑफ द एक्सपेंसेस। वही व्यय, वही खर्चे इसमें लिखे जाते हैं जो नकद में हमने भुगतान किए हैं, जो हमने पे कर दिए वही लिखे जाएंगे, जो पे नहीं किए वो नहीं लिखे जाते। ओनली एक्सपेंसेस पेड इन कैश आर रिकॉर्डेड इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वेयरएज इन केस ऑफ द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस में क्या होता है, समस्त व्यय चाहे वो दिए हैं या नहीं दिए वो सभी लिखे जाते हैं। ऑल एक्सपेंसेस इधर पेड इन कैश और नॉट आर रिकॉर्डेड हियर। अगला है पूंजीगत और आयगत मदों में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल एंड द रेवेन्यू आइटम्स। हम लोगों ने पहले कहा कि जो रोकड़ आधार होता है, कैश बेसिस होता है, इसमें अंतर नहीं किया जाता, सारी ही आइटम्स को इसमें लिखा जाता है। डिस्टिंक्शन इज़ नॉट मेड ऑन द कैपिटल एंड द रेवेन्यू आइटम्स, इसमें कोई अंतर नहीं किया जाता। जब अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो इसमें अंतर किया जाता है। जो हमारी रेवेन्यू होती है उनको हम लोग दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो कैपिटल नेचर होते हैं वो बैलेंस शीट इत्यादि में आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है समायोजन मदें, एडजस्टमेंट के आइटम्स। जब हम कैश बेसिस बनाते हैं उसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं की जाती, इन्हें ध्यान नहीं दिया जाता, दे आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। जब हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं, अर्जित आधार के लेखांकन की बात करते हैं, तो एडजस्टमेंट्स को यहाँ पर ट्रीट किया जाता है, दे आर टेकन इनटू कंसिडरेशन।
सिक्स पॉइंट होता है सही लाभ हानि की गणना करना, असरटेनमेंट ऑफ द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। जब हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पर सही सही प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ वो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट्स नहीं किए जाते, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नहीं किए जाते। तो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कांट बी असरटेन्ड अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अर्जित आधार जो होता है, एक्रूअल बेसिस जो होता है, इसमें सही लाभ हानि जो है उसका पता चल जाता है, उसकी गणना की जा सकती है, क्योंकि इसमें चाहे कैश है चाहे उधार है, हर एंट्री यहाँ पर लिखी जाती है। सो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैन बी असरटेन्ड बिकॉज द कैश एंड क्रेडिट बोथ द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड अंडर दिस मेथड। सेकंड पॉइंट हमारा है वैधानिक स्थिति या फिर मान्यता, रिकॉग्निशन। तो भारतीय कंपनी अधिनियम जो होता है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को मान्यता नहीं देता। रिकॉग्निशन इज नॉट गिवन बाय द कंपनीज एक्ट टू द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो होता है इट इज़ रिकॉग्नाइज बाय द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट हमारा है उपयुक्तता या फिर सूटेबिलिटी। ये जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है ये पेशेवर व्यक्तियों को सूट करता है, जैसे कि डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए। इट्स सूटेबल फॉर द डॉक्टर्स, एडवोकेट्स एंड द चार्टर्ड accountants etc. Whereas in case of the accrual basis of accounting, it's suitable for the profit earning motive. The organizations which are running on the profit earning motive, uh, it is suitable for those organizations. ऐसी संस्थाएं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई हैं वो accrual basis of accounting उनके लिए सूट करता है।